नमस्कार। नेक्स्ट जेन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। सबसे पहले आइए बात करते हैं देश के स्पेस सेक्टर की, जो बड़ी बड़ी छलांगों के साथ वाकई आसमान छू रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता से लेकर गगनयान मिशन की तैयारियों तक इस सफर की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं देश के युवा। बच्चों से लेकर युवा इंजीनियर्स तक ये पीढ़ी नई तकनीकों, रिसर्च और इनोवेशन के जरिए भविष्य के स्पेस इकोसिस्टम को आकार दे रहे हैं। 3, 2, 1, 0। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता, आदित्य L1 की सूरज की ओर बढ़ती यात्रा और गगनयान मिशन की तैयारियों के साथ भारत का स्पेस सेक्टर एक नए स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर चुका है। इन उपलब्धियों का हिस्सा बनने के लिए देश के युवा भी भविष्य की स्पेस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और इनोवेशन में जुटे हैं। चेन्नई की स्पेस किड्स इंडिया इसी सोच को नई उड़ान दे रही है, जहां बच्चे सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ते नहीं, बल्कि सैटेलाइट बनाना, रॉकेट डिजाइन करना और वास्तविक स्पेस मिशनों को समझना भी सीख रहे हैं। I love missiles, so I really wanted to build missiles. So there is a very small gap between missiles and rockets. So in order to bridge it, Space Kids give me the opportunity to build rockets. So we have already launched 2 rockets. Those are solid propulsion rockets, and now we are under R&D of electric rockets. स्पेस किड्स इंडिया ने कई छात्र आधारित सैटेलाइट मिशनों पर काम किया है। कलाम सैट दुनिया के सबसे हल्के और शुरुआती 3D प्रिंटेड सैटेलाइट में से एक इसकी बड़ी उपलब्धि रही। वहीं आजादी सैट जैसे मिशनों ने हजारों छात्रों को स्पेस टेक्नोलॉजी से जोड़ा। यहाँ बच्चे सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें असली मिशनों के जरिए साकार भी कर सकते हैं। नासा के जरिए हमने ये दुनिया के हल्का सा पेलोड है। बच्चों को पेलोड समझ में नहीं आता, तो इसीलिए हम सैटेलाइट बोलते हैं, क्योंकि सैटेलाइट मतलब ऑर्बिट करना है अर्थ को। ये पैराबोला है, ऊपर जाके नीचे आ गया। तो इसको जब हम लॉन्च किए थे 2017 में, एकदम हलचल मच गया देश में कि बच्चों के जरिए सैटेलाइट्स बना सकते हैं। भारत का स्पेस इकोसिस्टम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से युवा पीढ़ी भी इससे जुड़ रही है। डॉक्टर श्रीमती केसन मानती हैं कि भविष्य की अंतरिक्ष दौड़ युवा इनोवेटर्स और नई तकनीकों से तय होगी। जब हम शुरू किए थे, बस हम 2 स्टार्टअप्स थे। स्टार्टअप का नाम भी नहीं था, शब्द भी नहीं था। तब हम आए थे, मतलब 2013 में। अभी 350 स्टार्टअप्स है। अब हम आपको ले चलते हैं IIT मद्रास, जहां छात्रों द्वारा संचालित मार्स रोवर टीम रोबोटिक्स, AI और ऑटोनॉमस सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रही है। ये युवा इंजीनियर्स भविष्य के स्पेस मिशनों और दूसरे ग्रहों पर रिसर्च की चुनौतियों के समाधान तैयार करने में जुटे हैं। हाल ही में टीम को अहमदाबाद की फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में आमंत्रित किया गया, जहां छात्रों ने भविष्य में मंगल ग्रह पर रोवर्स और अंतरिक्ष यात्रियों के बीच तालमेल को लेकर परीक्षण किए। स्पेस मिशन में वी हैव मेंटेनेंस का टास्क। तो मेंटेनेंस में आपका ये जो आप देख रहे हैं मैनिपुलेटर, पूरा ये शोल्डर, ये एंड इफेक्टर, तो ये एंड इफेक्टर कोशिश करता है कि बहुत सारे टास्क कर सके। जैसे कि एस्ट्रोनॉट को, अगर एस्ट्रोनॉट किसी जगह पे नहीं जा सकता है, तो वहाँ पे हम इस रोवर को भेजते हैं। वहाँ पर ये कुछ बटन स्विच ऑन कर सकता है, स्विच ऑफ कर सकता है, कोई इक्विपमेंट उठा सकता है। हमारे इस मैनिपुलेटर में इतनी क्षमता है कि वो 5 kg तक उठा सकता है। चंद्रयान और गगनयान की सफलताओं से प्रेरित यह नई पीढ़ी अब सिर्फ अंतरिक्ष को देख नहीं रही, बल्कि उसका भविष्य भी तैयार कर रही है। क्लासरूम से लेकर रिसर्च लैब तक भारत के युवा नई तकनीकों के दम पर देश को वैश्विक स्पेस रेस में नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जुटे हैं। पहाड़ों में खेती करना कभी आसान नहीं रहा। कम जमीन, मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां और बदलता मौसम किसानों के सामने कई चुनौतियां खड़ी करती रही हैं। लेकिन अब हिमाचल के युवा किसान नई तकनीकों और स्मार्ट खेती के जरिए इन चुनौतियों को अवसर में बदल रहे हैं।
कहीं एआई खेती की मदद कर रही है तो कहीं मॉडर्न तरीके से कम जगह में ज्यादा उत्पादन हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे पहाड़ों की खेती बदल रही है अपनी तस्वीर। लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश की पहचान पारंपरिक खेती और बागवानी तक सीमित रही, लेकिन अब यहाँ खेती सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि नवाचार, तकनीक और उद्यमिता का नया मॉडल बनती जा रही है। युवा पीढ़ी आधुनिक सोच और स्मार्ट तकनीकों के साथ फिर से खेती की ओर लौट रही है। हमारी मुलाकात युवा किसान और सेब उत्पादक अक्षय ठाकुर से हुई, जिन्होंने बेहतर उत्पादन और फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। नई तकनीकों की मदद से अब खराब मौसम और तूफानों के दौरान भी फसलों को नुकसान का खतरा काफी कम हो गया है। पहले फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि आज की डेट में हम एआई के थ्रू भी हम इसमें कोई फोटो क्लिक करके किसी भी डिजीज की हम एआई में दे के हम उस डिजीज का पता लगा लेते हैं और हमारे को कौन सा इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड इसमें यूज करना है हम ये भी इस एआई के थ्रू हम पता कर लेते हैं। तो हमारे को ये बहुत ही इजी हो जाता है आज की टाइम में कि हमारे को पूरी इंफॉर्मेशन इस स्प्रे शेड्यूल के बारे में रिगार्डिंग हमारे को पूरी इंटरनेट और एआई के थ्रू हम ले लेते हैं। हिमाचल के सेब उत्पादक अब हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कम जगह में ज्यादा पौधे लगाए जाते हैं। इससे उत्पादन बढ़ने के साथ किसानों की आमदनी भी बेहतर हो रही है। वहीं आधुनिक सिंचाई और वैज्ञानिक बाग प्रबंधन से फसल की गुणवत्ता में भी सुधार आ रहा है। मॉडर्न फार्मिंग का बगीचा है, इसमें एक एक चीज़ जैसे कि आप देख लीजिए ट्रेलिस, आप इसमें तार लगी है और ड्रिप लगी है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ लगी है। और इससे क्या है हम अपनी लेबर कॉस्ट भी बचा रहे हैं और साथ ही साथ जो है हमारी एफिशिएंसी फार्मिंग की बढ़ रही है। और साथ में हम जो सेब है जो इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है, इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमिकली अच्छी हो आएगी रिजल्ट। सेब के साथ साथ शिमला में फ्लोरिकल्चर भी तेजी से उभरता हुआ सेक्टर बन रहा है। किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर हाई वैल्यू कट फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं। पहाड़ों की ठंडी जलवायु और प्राकृतिक नमी इन फूलों की बेहतर गुणवत्ता के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। फूलों की खेती अब केवल सुंदरता का जरिया नहीं, बल्कि पहाड़ों के किसानों के लिए रोजगार और इनकम का एक बेहद महत्वपूर्ण जरिया भी बन रहा है। पॉली हाउस और कंट्रोल्ड फार्मिंग तकनीकों के जरिए उगाए गए ये फूल दिल्ली, चंडीगढ़ और दूसरे बड़े बाजारों तक पहुंचाए जाते हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है और युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। इस काम को करने के लिए युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने गांव में ही कर सकते हैं, इसमें अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब यहाँ आज के युवा 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं, है ना, शहरों में जा रहे हैं। उससे अच्छा अपने गांव में ही कर ले काम, तो अच्छा रोजगार है इसमें। ग्रीन हाउस फार्मिंग के जरिए एक्सोटिक सब्जियों की खेती भी तेजी से बढ़ रही है। लाल और पीले बेल पेपर्स जैसी फसलें अब नियंत्रित तापमान में उगाई जा रही हैं। ग्रीन हाउस में फॉगर्स और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए तापमान और नमी को संतुलित रखा जाता है, जिससे फसल की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है। यहाँ किसान खेती को सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि तकनीक और स्मार्ट प्लानिंग से जुड़ा आधुनिक व्यवसाय मान रहे हैं। पहाड़ों में सीमित जमीन और बदलते मौसम के बीच किसान अब ऐसी तरह की फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं जो कम जगह में बेहतर उत्पादन और अच्छी कमाई दे सके। एक बीघे से भी कम एरिया में जो है तो हमारी इसमें जो इनकम है वो कम से कम 6 लाख 7 लाख की इनकम, इससे अगर हम सारे खर्चे पत्ते निकाल दें तो 3-4 लाख रुपया नेट हमें इसमें बच रहा है एक बीघे के अंदर। जबकि जो अगर आप दूसरी ट्रेडिशनल क्रॉप की बात करो तो 40-50 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते। परंपरागत खेती से आगे बढ़कर हिमाचल के युवा किसान अब तकनीक, नवाचार और स्मार्ट फार्मिंग को अपना रहे हैं।
बदलते दौर में पहाड़ों की खेती सिर्फ आजीविका नहीं, बल्कि युवाओं के लिए आधुनिक और टिकाऊ उद्यमिता का नया मॉडल बनती जा रही है। इनोवेशन ही आज की दुनिया में असली डिफरेंशिएटर है, जो लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है। मिलते हैं कुछ ऐसे ही युवा इनोवेटर्स से जो भविष्य को नई दिशा देने में जुटे हैं। कोई सोलर एनर्जी का स्मार्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई रोबोटिक्स के जरिए मुश्किल चुनौतियों का समाधान खोज रहा है। श्रीनगर की एक छोटी सी वर्कशॉप में बिलाल मीर अहमद और उनकी टीम सोलर पावर से फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है। 2023 से लगातार नए इनोवेशन पर काम कर रही ये टीम एक स्मार्ट सोलर बैग बना चुकी है, जो ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और ट्रैकर्स के लिए गेम चेंजर बन रहा है। ये बैग चलते फिरते मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करता है, साथ ही जीपीएस ट्रैकिंग और एंटी थेफ्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स भी देता है। कि हमारा जो मेन फोकस है वो सोलर एनर्जी है। सोलर जो एनर्जी के माध्यम से वी आर क्रिएटिंग सॉल्यूशंस विच आर नॉट जस्ट स्मार्टर बट दे आर ऑल्सो ग्रीनर। जैसे कि आप कहीं रिमोट एरिया में जा रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप इस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ सोलर पैनल हियर। कश्मीर घाटी में बिलाल मीर अहमद को उनकी अनोखी सोलर कार ने एक युवा इनोवेटर के रूप में खास पहचान दिलाई। एक तरफ दुनिया सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर बेस्ड एक मैथमेटिक्स टीचर ने सोलर पावर्ड कार बनाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये हाईटेक सोलर कार सूरज की रोशनी को सीधे ऊर्जा में बदलकर चलती है, जिससे पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं पड़ती। कार की छत और दरवाजों समेत कई हिस्सों में सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो करीब 1 किलोवाट बिजली पैदा करते हैं। उस वक्त मैंने ये पढ़ा था कि आगे वाले दौर में बहुत ऑयल क्राइसिस होंगे, मतलब जो पेट्रोल डीजल है इसमें जो रेट होगी वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं पहले काम करूं। मैंने पहले काम स्टार्ट किया हाइड्रोजन गैस में, तो फिर उसके बाद मैंने ईवी कार पहले बनाई, फिर ईवी कार को फिर कन्वर्ट किया सोलर एनर्जी में, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सोलर एनर्जी एक फ्री एनर्जी है। तो मैंने ये आइडिया मुझे वहीं से मिला। अब हम आपको लेकर चलते हैं कोलकाता, जहां युवा इनोवेटर्स ने एक ऐसा अंडर वाटर रोबोट तैयार किया है जो मुश्किल परिस्थितियों में पानी के अंदर की हर हलचल और जानकारी सामने ला सकता है। आजकल बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं कि कहीं नाव डूब जाती है, कहीं गाड़ी डूब जाती है, कहीं कोई हादसा हो जाता है। ऐसे में खोजबीन शुरू होती है और इंसानों को पानी के अंदर उतर करके मशक्कत करनी पड़ती है। इस समय हम कलकत्ता में हैं और हुगली नदी में हैं और हमारे पीछे की जो बोट है उसमें बैठे हुए हैं बनर्जी ब्रदर्स, जिन्होंने बनाया है अंडर वाटर रोबोट, जिससे पता चलता है कि पानी के अंदर क्या चीजें हैं। इस नवाचार का श्रेय स्वर्ण बैनर्जी और ऋषभ बैनर्जी नाम के 2 भाइयों को जाता है, जिन्होंने समुद्री रोबोटिक्स कंपनी बैनर्जी की स्थापना की। अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई और काम का अनुभव रखने वाले 2 भाइयों में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जबकि दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर। इनके बनाए अंडर वाटर रोबोट बचाव कार्यों, नदी तल की मैपिंग और पुलों में क्षति का पता लगाने में मदद करते हैं। ब्रॉड स्वीप करके हमें पता चलता है कि जनरल लोकेशन क्या होगा, जीपीएस कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम पहुंच रहे हैं कि ओके, हमें पता है कि अप्रोक्सीमेट जीपीएस कोऑर्डिनेट कहाँ है। अब हमारा ये जो अंडर वाटर सिस्टम है, अंडर वाटर सिस्टम जाके वहाँ लोकेशन में पहुँच के पिन पॉइंट करेगा, शेप, साइज, ओरिएंटेशन, वो कैसे गिरा है, क्या होगा, मतलब कैसे साइज क्या है, डाइवर उसको कैसे अप्रोच करेगा। डाइवर को सब कुछ पता होना चाहिए, डाइवर के पास प्लान होना चाहिए पूरा के पूरा कि मैं ये जाऊंगा, ये करूंगा, इतना करके मैं वापस आऊंगा इतना टाइम के अंदर। इनके काम से एनडीआरएफ, भारतीय रेलवे, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और कोलकाता पुलिस भी प्रभावित है। अगर रोबोट्स घाट पे जहाँ पे हादसा हुआ वो क्रिटिकल घाट्स में पार्क्ड है, तो विद इन 5 मिनट्स वो डिप्लॉय हो जाएगा। आपको इसको सेटअप करके बैटरी लगा के इसको डिप्लॉय करने में 5 मिनट के साथ जाना है। सोलर ऊर्जा से चलती कार हो या पानी के अंदर खोज करने वाला रोबोट, ये युवा नवाचारक दिखा रहे हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े बदलाव संभव हैं।
उनकी सोच और तकनीक न सिर्फ लोगों की जिंदगी आसान बना रही है, बल्कि भारत को एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और टिकाऊ भविष्य की ओर भी ले जा रही है। धुआं, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां आज हर किसी को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच देश के युवा नई उम्मीद भी जगा रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी के दम पर ये ऐसे समाधान तैयार कर रहे हैं जो पर्यावरण को बेहतर बनाने के साथ साथ भविष्य को भी ज्यादा टिकाऊ बना सकते हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विस्तार पाते उद्योग और रिकॉर्ड कृषि उत्पादन के साथ भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस प्रगति को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए देश भर में नए प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक तरफ देश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर प्रदूषण और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज का युवा यानी भारत का युवा इन चुनौतियों के लिए तैयार है? नेक्स्ट जेन भारत में आपको उन्हीं भविष्य की तकनीकों से रूबरू कराएंगे जो आने वाले भारत की तस्वीर बदल सकता है। गुरुग्राम स्थित ये अग्रणी क्लीन टेक स्टार्टअप, जिसे पूर्व आईआईटी दिल्ली छात्रों ने स्थापित किया है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक विकसित कर रहा है। डीजल जनरेटरों से निकलने वाले काले धुएं और हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर को कम करने के उद्देश्य से कंपनी ने दुनिया का पहला रेट्रोफिट एनिमेशन कंट्रोल डिवाइस यानी RECD विकसित किया है। ये नवाचारी समाधान मौजूदा डीजल जनरेटरों में आसानी से लगाया जा सकता है और उन्हें अधिक स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल तथा टिकाऊ बनाने में मदद करता है। ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो चक्र इनोवेशन पॉल्यूशन ही कंट्रोल करता है। तो इंडस्ट्रीज से जितने भी एमिशंस निकलते हैं, चक्र इनोवेशन की टेक्नोलॉजीज उसको कंट्रोल करती है। और हम चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो बट ग्रीन कंप्लाइंट होने के साथ साथ। सिर्फ डीजल जनरेटरों के उत्सर्जन को कम करना ही नहीं, ये स्टार्टअप निर्माण स्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी आधुनिक तकनीक विकसित कर रहा है। उत्सर्जन से कैप्चर की गई कालिख को रिसाइकिल कर स्याही और पेंट जैसे उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, मोर देन 3 मिलियन CO2 एमिशन रिडक्शन जो होना है डीजल जनरेटर से, वो हम लोग अभी तक रिड्यूस कर चुके हैं। एंड आगे हम लोगों का ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन बेस एंड जैसे हम काम कर रहे हैं, नंबर एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। ये स्टार्टअप सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण तक सीमित नहीं है। कंपनी ने स्वदेशी एल्यूमीनियम एयर बैटरी तकनीक भी विकसित की है और इससे संचालित ई-बाइक्स का सफल परीक्षण किया है। पारंपरिक लिथियम बैटरियों के मुकाबले तेज ऊर्जा आपूर्ति और टिकाऊ हरित मोबिलिटी की नई संभावनाएं प्रस्तुत करती है। सर ये बताइए कि कैसे ये जो EV प्रोटोटाइप, बाइक प्रोटोटाइप है, कैसी ये आज के मार्केट में जो EVs अवेलेबल हैं उससे कैसे ये डिफरेंट है? नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी आपको एक चार्ज पे 70 या 80 किलोमीटर की रेंज देगी। उसके कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी आपको 300 से 350 किलोमीटर की रेंज देगी एक ही चार्ज पे। अब चलते हैं हरियाणा के सरूर को, जहां एक युवा उद्यमी पराली को नए और उपयोगी उत्पादों में बदल रहा है। जहां पराली को प्रदूषण का एक बड़ा रीजन माना जाता है, वहीं यह मॉडल उसे यूजफुल रिसोर्स में बदलकर समाधान का हिस्सा बना रहा है। ये स्टार्टअप किसानों से पराली एकत्र कर उसे बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और थर्मोकोल के पर्यावरण अनुकूल विकल्पों में बदलता है। इससे न केवल पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण कम होता है, बल्कि प्लास्टिक के टिकाऊ विकल्प भी तैयार होते हैं। आज की डेट में हम लोग ने जितना पराली कलेक्ट किया है, उससे हमने आज की डेट में अभी तक ही एक स्टार्टअप की सिचुएशन में भी हमने आज तक 200 बिलियन लीटर इतना सारा एयर को पोल्यूट होने से बचा लिया। अब जब हम स्केल करेंगे तो इतना इम्पैक्ट हम मंथली बेसिस पे कर पाएंगे। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच भारत के युवा उद्यमी नवाचार को समाधान का माध्यम बना रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण कम करने और कृषि कचरे के दोबारा उपयोग जैसी पहलें दिखाती हैं कि विकास और पर्यावरण की सुरक्षा एक साथ संभव है। हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि ये एक इमोशन है।
हर दिन अलग अलग मैदानों पर युवा खिलाड़ी टीम इंडिया की जर्सी पहनने के सपने के साथ पसीना बहाते हैं। घंटों की प्रैक्टिस, अनुशासन और मेहनत के दम पर ये अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही युवा क्रिकेटर्स से जो क्रिकेट में ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। पीठ पर भारी भरकम बैग और दिल में हजारों सपने लिए ये है तनिष्क मोरे, एक युवा जो क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम बनना चाहता है। हर दिन वो उसी मैदान पर लौटता है जहां नेट प्रैक्टिस उसके लिए सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि खुद को बेहतर खिलाड़ी और मजबूत इंसान बनाने की एक लगातार चलने वाली यात्रा है। मुझे विराट कोहली की तरह बनना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा इंडिया टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रॉफी जीतनी है। मुंबई का शिवाजी पार्क सैकड़ों उभरते क्रिकेटरों का वो मैदान है जहां तनिष्क जैसे युवा अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए रोज मेहनत करते हैं। दादर में स्थित ये मैदान केवल खेल का स्थान नहीं बल्कि क्रिकेट की धड़कन है, जहां इसकी मिट्टी पर कई दिग्गजों ने अपना सफर शुरू किया। सुबह से ही यहाँ बच्चों की ऊर्जा, कोच की निगरानी और अभिभावकों की उम्मीदें मिलकर इसे एक जीवंत क्रिकेट स्कूल बना देती हैं। शिवाजी पार्क का नाम देखा जाए तो क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो शिवाजी पार्क से बहुत सारे बच्चे अच्छे लेवल पे खेलते। सचिन सर के बाद इंटरनेशनल लेवल तक कोई ऐसा गया नहीं, लेकिन अच्छे लेवल पे हर प्लेयर खेलता है यहाँ का। और यहाँ के कोचिंग वगैरह सब अच्छी तरह से कोचिंग करते हो। कोच के साथ वार्म अप सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि माइंड सेट और स्ट्रेटेजी सेट करने का हिस्सा है। मैदान पर उतरते ही उनकी आंखों में बस एक ही सपना होता है, हर गेंद के साथ खुद को साबित करना और टीम इंडिया तक पहुंचना। पहले मैं एमसीए लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा, उसके बाद मुझे अंडर 19 और रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। फिर बाद में आईपीएल और उसमें चांस मिलने के बाद आईपीएल में जब अच्छा परफॉर्मेंस होगा तब मुझे इंडियन टीम में चांस मिलेगा। बदलते समय के साथ भारत में क्रिकेट की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब ये खेल सिर्फ 11 खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि अलग अलग फॉर्मेट्स और घरेलू लीग्स ने इसे एक बड़े आत्मनिर्भर इकोसिस्टम में बदल दिया है। ये इकोसिस्टम देश के युवाओं को सिर्फ अवसर नहीं दे रहा बल्कि उन्हें एक नई पहचान और बड़ा मंच भी प्रदान कर रहा है, जहां टैलेंट को सच में उड़ान मिलती है। जब ये जूनियर्स आते हैं स्पेशली हमारे पास, तो पेरेंट्स अपना उनका जो ड्रीम है वो लेके आते हैं हमारे पास। तो हम लोग प्लेयर्स को रेक्टिफाई करते हैं, उन लोगों को थोड़ा उनके पेरेंट्स को क्या करवाना था वो हम लोग देखते हैं और उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो जो अपेक्षा लेके आए हैं हमारे पास, आर दे सिटिंग इन दैट कैटेगरी और नॉट। अगर उसमें बैठ रहे तो वी स्टार्ट विद दैट थिंग पहले, और उसमें नहीं बैठ रहे एंड वी फील कि अगर समझो एज अ बैट्समैन लेके आए हैं और ही इज डूइंग बॉलिंग बेटर, तो हम लोग उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि बाबा व्हाट वी सी ही हैज अ बेटर स्कोप इन बॉलिंग और वाइस वर्सा। तो हम लोग वहाँ पर पुश करने की कोशिश करते हैं उनको। क्रिकेट भले ही युवाओं को एक शानदार करियर और बड़ा मंच प्रदान करता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। कड़ी मेहनत, लगातार संघर्ष और हर स्तर पर खुद को साबित करने की चुनौती के बाद ही सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार।